चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 1 की जो फिजिक्स है बेटा, आज हमने इसका एक टॉपिक करना है। चैप्टर नंबर हमारे पास 3 चल रहा है, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ये हमारे पास क्या चीज़ है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में, गौर से आपने इसको समझना है। इलास्टिक बेटा क्या है? इलास्टिक कोलिजन मिसाल के तौर पे हमारे पास दो बॉडीज हो, ये M1 है और एक M2 है, आपस में कोलिजन करें। कोलिजन कहते हैं टक्कर हो इनके बीच में, ठीक है। अगर तो दो बॉडीज के बीच में टक्कर हो, इनके दरमियान टकराव हो, और जितनी पहले काइनेटिक एनर्जी थी दोनों बॉडीज की टकराव से पहले वो इक्वल रहे टकराव के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व रहे, इक्वल रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस कोलिजन को आप कहते हैं बेटा इलास्टिक कोलिजन। मिसाल के तौर पर ऐसी आइडियल एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बिलियर्ड बॉल्स आपने देखी हुई हैं। अब जब एक बॉल जाकर टकराती है तो जितनी वेलोसिटी के साथ वो टकराती है उतनी वेलोसिटी के साथ वो वापस आ रही होती है, और जो आगे वाली है वो भी उतनी वेलोसिटी से दोबारा चलती रहती है। ये आइडियल एग्जांपल है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ी बहुत फ़र्क आता है, थोड़ा बहुत आता है स्लाइडली, ठीक है। सो उस केस में दोनों बॉल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। और एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक बॉल हो, रबड़ की ले लें, कोई भी ले लें, स्मूथ फर्श हो, उसके ऊपर अगर हम उस बॉल को फेंकें तो वो आ रही है यहाँ तक बार बार उछल के आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी उसको उतनी ही रह रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल रहे कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी इक्वल रहे कोलिजन के पहले वाली एनर्जी से, यानी कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहे, तो उसको आप कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। मैंने वैसे ऐसे याद रखा था, कन्फ्यूजन हो जाती है ई से इक्वल, यानी कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल रहे, कांस्टेंट रहे। सो पहले वाले का इलास्टिक का डेफिनेशन, the type of collision in which total kinetic energy remains conserved। कंजर्व का मतलब है सेम रहना, बराबर रहना, महफूज रहना, ठीक है। इस तरह की बेटा जो कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है बेटा, उसको इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलास्टिक। दूसरा हमारे पास है इनइलास्टिक कोलिजन। वो हमारे पास क्या है, वो तरह देखते हैं फिर। देखिए बेटा जी, उसमें कंजर्व रहती है, इसमें कंजर्व नहीं रहती। मिसाल के तौर पे अगर हम ऐसा लें कि एक कार हो या ट्रक हो गई, ठीक है, आगे कार जा रही है, जब इन दोनों के दरमियान कोलिजन होगी तो इसकी वेलोसिटी में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। ये भारी ट्रक है लेकिन ये तेज हो जाएगा, अब काइनेटिक एनर्जी में फर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फर्क आ जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी अब कंजर्व नहीं रहेगी। या अगर एक ट्रक आगे दीवार के साथ टकराए या दरख्त के साथ टकराए, दीवार तो उधर ही रहती है लेकिन ट्रक की अब स्पीड स्लो हो जाती है या रुक जाता है, काइनेटिक एनर्जी अब कंजर्व्ड नहीं रही। तो ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ना रहे, कांस्टेंट ना रहे, उसको आप बेटा क्या कहते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन। मैंने इस तरह याद रखा था, एन से कहते हैं नॉट कंजर्व्ड, इसमें कंजर्व नहीं है, ठीक है। द टाइप ऑफ कोलिजन in which total kinetic energy is not conserved। समझ आ गई? ये सिंपल सी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। आगे जो हमारे पास टॉपिक है इसको मिटा के मैं उसको करूँगा इसकी जगह पे, थोड़ा लंबा और लेंथी है। आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीन को आप पास करके बेटा वहाँ पे आप उसको नोट कर सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, दो बॉडीज जा रही हैं
और उनके दरमियान में कोलिजन करनी है कौन सी, इलास्टिक, और एक ही डायरेक्शन में जा रही है यानी कि एक डायमेंशन में। चलें सपोज करें कि हमारे पास दो स्मूथ बॉल्स हैं, स्मूथ एंड हार्ड बॉल्स हैं। एक हमारे पास M1 है, ठीक है, ये आपने सारी बातें बेटा इंग्लिश में लिखनी है। सपोज वी हैव टू स्मूथ हार्ड बॉल, द मास ऑफ फर्स्ट बॉल इज M1 एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी V1। और एक और बॉल है वो M2 है और वो भी मूव कर रही है V2 वेलोसिटी के साथ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम t, कुछ वक्त के बाद both the balls या mass M1 या बॉल M1 collides with M2, ये पीछे से जाके दूसरी को आगे से टक्कर लगाती है, ठीक है। दोनों कोलाइड करेंगे आपस में, ठीक है। अब इसकी जो वेलोसिटी है M1 की, ये अब पीछे को आएगी टकरा के, इसकी वेलोसिटी बन जाएगी V1 डैश और इसकी वेलोसिटी बन जाएगी V2 डैश। ये तो आप पुरानी बातें आपको पता ही थी। अब बेटा ज़रा ये जो हमारे पास सिस्टम बन रहा है ये सारा, ये टकराने से पहले और ये टकराने के बाद, हम इसके ऊपर लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगाते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इंग्लिश आपने लिख लेनी है, कंसीडर वगैरह सारा मैं थोड़ा सा कंसीडर के बाद आप लिख लेंगे सारा, थ्योरी आप लिखने के बाद। अब आप बताएंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा ये जिन्होंने लिख लिया अपनी केमिस्ट्री और मैथ का, वो अपना इंग्लिश का भी लेसन लिखना शुरू कर दें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के असूल के तहत वो हमें क्या कहता है कि टकराने से पहले जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, वो हमारे पास है M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल होता है कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम के। तो कोलिजन के बाद क्या बन रहा है? M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। अब तो आप ऐसा करें कि V1 वाली सारी चीज़ें एक साइड पे कर ले और M1 या V1 वाली एक साइड पे कर ले, तो ये M1 वाली इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी और ये इसको उधर ले जाए। यहाँ तक क्लियर? अब इस दोनों चीजों में क्या कॉमन आ रहा है? M1। और इधर क्या कॉमन आ रहा है? M2। यहाँ तक क्लियर? ये जो इक्वेशन आई है बेटा, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी आपने कहा ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में तो सिस्टम की जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले इक्वल होगी कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी। तो चले मैं लिखते हैं जरा इनकी काइनेटिक एनर्जी अभी। एज कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी M1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ना काइनेटिक एनर्जी का, ये आपने 9th में पढ़ा था। इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये है, इसकी ये है। अब टकराने के बाद वाली इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन रही है? 1/2 M1 V1 डैश का स्क्वायर, पहली का ये काइनेटिक एनर्जी, इसमें वेलोसिटी अब ये बन गई है। दूसरी की बन रही है 1/2 M1 V M2 M2 V2 डैश का स्क्वायर, ठीक है जी। डैश कहीं भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, क्योंकि टकराने के बाद वेलोसिटी डैश वाली है, ठीक। अब 1/2 इधर से भी कॉमन आ रहा है, इधर से भी कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं काट के इसको लिख देता हूँ M1 V1 का स्क्वायर प्लस M2 V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू M1 V1 डैश का स्क्वायर प्लस M2 V2 डैश का स्क्वायर। यह ठीक है।
अब m1 वाली चीज़ एक साइड पे कर लें, m2 वाली एक साइड पे कर लें। m1 v1 स्क्वायर और माइनस m1 v1 डैश का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। इसको उधर ले लें, m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस m2 v2 का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है बेटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, m1 पीछे v1 डैश v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर, और इधर m2 कॉमन आ रहा है v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ये फार्मूला बन रहा है, ये जो चीज़ है ये फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं। अब समझे ये या ये बी है, m1 v1 माइनस v1 डैश v1 प्लस v1 डैश, इधर राइट साइड में m2 v2 डैश और माइनस v2, उसके बाद v2 डैश प्लस v2, ठीक है जी। अल्लाह का शुक्र है कि आपको ये चीज़ें पहले से आती हैं, वरना बच्चों को बार बार बताना पड़ता है कि यहाँ पे किया क्या है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट भी कर दिया जाए तो आप समझ जाते हैं। अब बेटा ये जो इक्वेशन है इसको आप 2 कह लें। लाइक स्टूडेंट का यही बेटा फ़ायदा होता है कि उनको पहले से चीज़ें आती होती हैं। अब तो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 को आपने इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देना, डिवाइडिंग 2 बाय 1। तो डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट देखो मैं सारा डिवाइड करके दिखाऊं। देखो चलो लिख के लेते हैं बेटा। देखिए वैसे ये जो इक्वेशन है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो m1 भी कट जाएगा, v1 और v1 डैश भी कट जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा v1 प्लस v1 डैश, और इधर क्या बच जाएगा, इधर से क्या ये सारा कट जाएगा और ये बच जाएगा v2 प्लस v2 डैश प्लस v2। ये आपके पास आंसर आ गया। यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है, पहली बॉल की जो वेलोसिटी है वो दूसरी बॉल की वेलोसिटी के इक्वल आ रही है। यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है किसी को, ठीक है, डैश है इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आपका काम है। इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे जो चीज़ें रह गई हैं। कल यहाँ तक आपने डेरिवेशन इसकी करके आनी है अच्छे से, ठीक है। अब आपका FSC का काम शुरू हुआ है, इससे पहले सारा 9-10 की चीज़, ठीक है। इसको आपने ध्यान से साथ साथ लेके चलना है। माइक लगाया ही नहीं है यार, आपने भी क्या रखा। चले बेटा इसको नोट कर लें आप, बल्कि अगर वहाँ पे करना है तो वहीं पे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।